हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अर्थात जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 विधियां, नंबर 1 रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन, नंबर 2 स्पोर्युलेशन या बाई स्पोर्स के द्वारा और नंबर 3 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन की स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले शुरू करते हैं रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रीजेनरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जहां भी री शब्द मिलता है, आर ई री, इस शब्द का अर्थ होता है अगेन। री इस शब्द का अर्थ होता है अगेन। और जेनरेशन शब्द का अर्थ होता है प्रोडक्शन। तो इस शब्द का अर्थ हुआ अगेन प्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के अर्थ से मिलता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड रीजेनरेशन। तो इसका अर्थ है रीजेनरेशन की खोज ट्रम्बले ने हाइड्रा में की थी। ट्रम्बले ने हाइड्रा में की थी। अब क्वेश्चन आता है कि रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं या रीजेनरेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, रीजेनरेशन क्या होता है, इसको हम सिंपल वे में समझ सकते हैं। जब हमें कोई चोट लगती है, फॉर एग्जाम्पल यदि हमें कहीं पर चोट लगती है, तब कुछ समय पश्चात हमारी यह चोट अपने आप या सेल्फ या स्वतः ठीक हो जाती है। और यदि हमारे शरीर की कोई बोन्स या हड्डी टूट जाती है, तब कुछ समय पश्चात ये बोन भी अपने आप जुड़ जाती है और ठीक हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि हम सोचते हैं या देखते हैं, यदि हमारे शरीर का कोई पार्ट जैसे हाथ या पैर अलग हो जाता है, तब उस स्थान पर नया हाथ या पैर नहीं निकलता है। तो इसका अर्थ ये होता है, क्या किसी जीव का कोई अंग उसके शरीर से कट जाए तो क्या वह दूसरी बार नहीं बनेगा? तो इसका आंसर होता है नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर का कोई अंग कट जाता है या शरीर से अलग हो जाता है, तब उसके स्थान पर एक नए अंग का निर्माण हो जाता है। जैसे यदि इसको आप लिख लें, या शरीर का खोया भाग मीन्स कटा हुआ भाग पुनः बन जाता है या उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई एनिमल। तो इसका सबसे सरल एग्जाम्पल होता है घरेलू छिपकली। यदि छिपकली की कहीं पूंछ टूट जाती है, तब उसके स्थान पर नई पूंछ निकल आती है। और इसके अलावा एक और एनिमल होता है स्टारफिश या तारा मछली। तो जो स्टारफिश है, यदि इसकी कोई भुजा टूट जाती है या कट जाती है, स्टारफिश की कोई भुजा यदि कट जाती है या टूट जाती है, कटेगी, कट जाएगी, इसकी टूटेगी तो नहीं, तब इसके स्थान पर इसकी नई भुजा या आर्म बन जाती है। लेकिन इसमें एक चीज और देखी जाती है कि जो इसकी कटी हुई भुजा होती है, एक सेपरेट आर्म होती है। स्टारफिश इस तरह से ले ले, यदि ये इस तरह से कट जाती है, तब इससे इसके कटी हुई भुजा से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। एक नया
स्टारफिश बन जाता है। कटी हुई भुजा से एक नई स्टारफिश बन जाती है और इसकी जो कटी हुई भुजा होती है उसके स्थान पर एक नई भुजा निकल आती है। तो इसमें दो घटनाएं हो रही हैं। नंबर 1, एक तो इसकी जो कटी हुई भुजा है उसके स्थान पर नई भुजा आ रही है, और दूसरी जो विचित्र घटना हो रही है वह है कि इसकी जो कटी हुई भुजा होती है, इसकी जो अलग होने वाली आर्म है, उससे एक नई स्टारफिश की उत्पत्ति हो रही है। तो ये पुनरुद्भवन कहलाता है। इसे हम इन्हीं घटनाओं के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अपने खोए हुए भाग या कटे हुए भाग का पुनः उत्पादन करता है या शरीर के किसी भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण करता है, पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे सिंपल वे में लिख सकते हैं। इसको अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव अपने शरीर के खोए भाग को पुनः प्राप्त करता है या खोए हुए भाग का पुनः उत्पादन करता है, या शरीर के किसी भाग से शरीर का भाग कायिक कोशिकाओं या शरीर के किसी भाग से नए जीव को उत्पन्न करता है। पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन कहलाती है। रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या सभी जीव जंतु अपने शरीर के किसी भी भाग से नए जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जो जटिल जीव होते हैं, जिनकी संरचना या जिनके शरीर की संरचना जटिल होती है, उनके शरीर के किसी भी कटे हुए भाग से नए जीव का उत्पादन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर एक लिमिटेशन भी आ जाती है, कुछ सीमाएं भी आ जाती हैं पुनरुद्भवन की। इसीलिए इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जनन की विधि नहीं मानते हैं। इस विधि के द्वारा केवल जो सरल रचना वाले जीव होते हैं वो ही अपना नया जीव उत्पन्न कर पाते हैं। जटिल रचना वाले जीव नया जीव उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पावर ऑफ रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन और किसमें होता है, स्टारफिश के अलावा या तारा मछली के अलावा? तो इसका आंसर है हाइड्रा और प्लेनेरिया। इनमें भी
ये काफी अधिक होता है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले पुनरुद्भवन के द्वारा जीवों की उत्पत्ति ये सरल जीवों में होती है। सरल जीव सरल बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर एनिमल में होती है। सरल जीवों में होती है पुनरुद्भवन के द्वारा, जटिल जीवों में नहीं होती है, क्योंकि सरल जीवों में इनमें विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिससे स्पेशल सेल्स होती हैं, जिनके विभाजन से इन एनिमल्स की जो सेल्स होती हैं उनमें एक स्पेशल पावर होती है कि वो हर प्रकार के टिश्यू का, ऑर्गेन्स का निर्माण कर देती हैं, जिनके विभाजन से प्रत्येक प्रकार के टिश्यू व ऑर्गेन्स का निर्माण हो जाता है। ऑर्गेन्स का निर्माण हो जाता है, जबकि जटिल जीवों में यह संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, सेंसरी, नर्वस, मस्कुलर, स्केलेटन, और एक ही सेल्स से इन सारे सिस्टम्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। सरल जीवों में ये पॉसिबल हो जाता है। ऑर्गेन्स का निर्माण हो जाता है। यहां तक ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद इसका और कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो एग्जाम्पल होता है हाइड्रा व प्लेनेरिया। ये एनिमल चाकू की धार के नीचे अमर माने जाते हैं। यदि इन एनिमल्स के लिए हम या इन एनिमल्स के शरीर के हम कितने भी टुकड़े कर देते हैं, तब प्रत्येक टुकड़े से इस एनिमल्स के एक नए शरीर का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक टुकड़े से नए एनिमल की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे प्लेनेरिया, एग्जाम्पल इसका लेते हैं प्लेनेरिया चाकू की धार के नीचे अमर होता है। हाइड्रा चाकू की धार के नीचे अमर जंतु होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें प्लेनेरिया एक एनिमल है, और यदि हम इसके शरीर के 3 पार्ट्स कर देते हैं, पहला वाला ए, बीच वाला बी और नीचे वाला सी, तब इसके जो 3 पार्ट होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं। ए, इसके बाद ये आया बी, और बी के बाद ये आ जाता है सी। इसके शरीर के हमने 3 पार्ट कर दिए हैं, और अब इस शरीर के तीनों पार्ट से एक नए एनिमल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक प्रत्येक पार्ट से एक नया प्लेनेरिया बन जाता है। पहला प्लेनेरिया, दूसरा प्लेनेरिया, और इसी तरह से ये तीसरा प्लेनेरिया बन जाता है। तो क्लियर है कि इसमें
एक जीव के कई टुकड़े कर देने पर प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का उत्पादन हो जाता है। ये पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने रीजेनरेशन क्या होता है, किसमें पाया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी और रीजेनरेशन क्यों होता है इत्यादि फैक्ट्स की स्टडी कर ली है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो नेक्स्ट मेथड है बाय स्पोर या बीजाणु के द्वारा इसकी स्टडी करेंगे। रीजेनरेशन के बाद स्पोर, स्पोर के द्वारा जो जनन होता है उसे स्पोर्यूलेशन कहते हैं या बीजाणु जनन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बीजाणु जनन या स्पोर्यूलेशन की स्टडी करेंगे। सेकंड, स्पोर्यूलेशन या बीजाणु जनन। स्पोर्यूलेशन या बीजाणु जनन क्या है और इसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वह किस में होता है, एनिमल में होता है या प्लांट में होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होता है कि बीजाणु जनन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वह एनिमल और प्लांट, लोअर एनिमल और लोअर प्लांट्स दोनों में होता है। मुख्यतः यूनिसेलुलर एनिमल और प्लांट्स में होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मल्टी सेलुलर एनिमल या प्लांट में नहीं होता है। मल्टी सेलुलर एनिमल और प्लांट में भी होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं सरल रचना वाले जंतुओं और पौधों में होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में ये होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बीजाणु जनन या स्पोर्यूलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बीजाणु जनन के द्वारा रिप्रोडक्शन करने के लिए जो एनिमल होता है उस या जो प्लांट होता है उसकी एक सेल्स ले लेते हैं, उसकी एक जो सेल्स है, सेल्स के बीच में ये न्यूक्लियस होता है। इसके द्वारा जिन जीवों या पादपों में, जीवों में लिख दिया, जीवों में, इसके द्वारा जिस जीव में जनन होता है या जिन जीवों में जनन होता है उनके शरीर की किसी कोशिका का केंद्रक, जो केंद्रक है ये वाला, इस केंद्रक में बहुविखंडन, मल्टीपल डिवीजन होता है, जिससे इस कोशिका में बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं इस प्रकार से। और केंद्रक के बनने के बाद इसमें, इसी कोशिका में साइटोकाइनेसिस होता है या कोशिका द्रव्य का विभाजन होना शुरू हो जाता है और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर एक कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर ये संरचना छोटी वाली, ये केंद्रक या न्यूक्लियस है, ये भी केंद्रक, और इसके चारों ओर एक कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। इसके पश्चात इस कोशिका में उपस्थित एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य अपने अंदर, इसी कोशिका के अंदर वृद्धि कर लेते हैं और बहुत सारे एक कोशिकीय स्पोर या बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं। इसके अंदर केंद्रक होता है और इसके बाहर की जो दीवार होती है
इसे सिस्ट वॉल कहते हैं। बीजाणु के बाहर की जो दीवार होती है ये क्या कहलाती है? सिस्ट वॉल। एक सिस्ट वॉल बीजाणु की प्रतिकूल परिस्थिति में रक्षा करती है। इसके पश्चात इस सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है या बाहर की जो लेयर होती है वह लेयर फट जाती है और ये स्पोर इस कोशिका से बाहर निकल आते हैं। ये बीजाणु इस कोशिका से बाहर निकल आते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। इसके पश्चात जैसे ही अनुकूल कंडीशन होती हैं, इनके फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये स्पोर जनरेट कर जाते हैं और नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। इन अनुकूल परिस्थिति में स्पोर से नया जीव, जो कि प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो ये बीजाणु जनन या स्पोर्यूलेशन कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि इसके द्वारा रिप्रोडक्शन या जनन किसमें होता है? तो इसका आंसर है इसके द्वारा मुख्यतः एल्गी, शैवाल, एल्गी में, फंजाई, कवक में, व कुछ प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा और मलेरिया परजीवी, इसमें भी इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स के द्वारा जनन होता है। एल्गी, क्वेश्चन आता है कौन सी एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है स्पोर के द्वारा? तो स्पोर के द्वारा बहुत सारी जो एल्गी हैं इनमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें से मुख्य जो एल्गी है वह है क्लेमाइडो मोनास, यूलेथ्रिक्स, क्लोरेला, ये एल्गी हैं जिनमें स्पोर्यूलेशन होता है। इसके बाद आता है कवक। किस कवक में स्पोर्यूलेशन होता है या बीजाणु जनन होता है? तो इसका आंसर है म्यूकर पक्सिनिया, म्यूकर पक्सिनिया और राइजोपस। राइजोपस जो हमारी ब्रेड होती है उसके ऊपर जो हरे रंग की संरचनाएं बन जाती हैं वह राइजोपस या म्यूकर कहलाती हैं। राइजोपस, इसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। राइजोपस के लिए ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा और मलेरिया पैरासाइट, अमीबा और मलेरिया पैरासाइट या मलेरिया परजीवी में भी स्पोर्यूलेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने स्पोर्यूलेशन भी पढ़ लिया है, ये आपकी समझ में आ गया है। यहाँ पर एक थोड़ा सा और एक क्वेश्चन यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो और अच्छा रहता है कि ये स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्पोर होते हैं, यदि इसमें एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें स्पोर के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है या होता है, लिख देंगे, बीजाणु जनन कहलाती है। कैसे होती है, ये इसकी प्रोसीजर थी, मैं इसको बता चुका हूं। कौन सी परिस्थिति में होगी, तो ये किसी भी परिस्थिति में हो सकती है, अनुकूल में भी और प्रतिकूल में। अनुकूल परिस्थिति में स्पोर से नया जीव बन जाता है। यहां तक आप इसको
लिए क्लियर हो जाता है। इसके बाद स्पोर के प्रकार, आप इसके लिए अनुकूल क्लियर ही कर चुका हूं। यहां पर स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पोर, स्पोर के प्रकार। स्पोर सबसे पहला होता है जू स्पोर। जू स्पोर, इसमें जू स्पोर के द्वारा जो ये होता है मोटाइल, मोटाइल मीन्स गतिशील। जू स्पोर गतिशील होते हैं। इसके आगे की स्टडी आप हायर क्लासेस में करेंगे, 10th लेवल का है ये। इसके द्वारा क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में होता है रिप्रोडक्शन, क्लेमाइडोमोनास और यूलेथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास व यूलेथ्रिक्स, जूस्पोर। नंबर दूसरा इसमें आता है, वो आता है अपना एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर ये नॉन मोटाइल होता है। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल, गतिशील, ये गतिशील नहीं होता है एप्लेनोस्पोर। इसके द्वारा क्लोरेला में होता है। इसके बाद अपना जो थर्ड आता है एंडोस्पोर। इसके द्वारा ब्लू ग्रीन एल्गी में हो, ब्लू ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। और फोर्थ जो स्पोर होता है वह होता है कुनिडिया। इसके द्वारा राइजोपस में बीजाणु जनन होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें राइजोपस ही पूछा जाता है। तो ये आपका सेकेंड वाला जो टॉपिक होता है स्पोर्यूलेशन, यहाँ पे स्पोर लिखा है, उसका पूरा नाम होता है स्पोर्यूलेशन या बीजाणु जनन। ये भी आपका क्लियर हो जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पोर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्पोर एक छोटी एक कोशिकीय संरचना होती है जिसके बीच में केंद्रक होता है और इसके चारों ओर एक सिस्ट बाल पाई जाती है जो कि इसकी प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा करती है। और जैसे ही अनुकूल कंडीशन होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती हैं, इसकी ये सिस्ट बाल हट जाती है और स्पोर से नया जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद सेकेंड आता है स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं, बीजाणु जनन क्या है। इन सारे फैक्ट्स की आप स्टडी यहाँ पर कर चुके हैं। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। तो स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये दोनों मेथड हैं, इनकी आपने यहाँ पे डिटेल स्टडी कर ली है जो कि आपके लिए जरूरी थी, वो भी क्लियर हो गया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इसका अर्थ देखें तो इसमें आया है कायिक। इस कायिक का अर्थ यहां पर होता है काया या बॉडी। काया बॉडी के लिए भी बोलते हैं, शरीर के लिए भी बोलते हैं। इसके बाद आता है प्रवर्धन। प्रवर्धन शब्द का अर्थ होता है डेवलपमेंट या विकास, अर्थात काया से विकास होना। और काया से किसका विकास होगा? काया से किसका विकास होगा? काया से या शरीर से किसी नए पौधे का विकास होना, या एक पौधे के शरीर से किसी दूसरे पौधे के शरीर का विकास होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है यह केवल पादपों में होता है, प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन केवल प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन आती है, इसकी जो परिभाषा होती है, उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो जो कायिक प्रवर्धन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वह इसी में ही छिपी होती है। अर्थात अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें एक पौधे के द्वारा अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक पौधे के द्वारा किसी दूसरे पौधे की उत्पत्ति होती है, ये चाहे प्राकृतिक रूप से हो या कृत्रिम रूप से हो। किसी दूसरे पौधे की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्वेश्चन आता है कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक पौधे के द्वारा दूसरे पौधे की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है और कृत्रिम रूप से भी हो सकती है। इसी आधार पर कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन ये दो टाइप का होता है। सबसे पहला इसमें आता है नेचुरल या प्राकृतिक। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
और सेकंड वाला इसमें आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बीपी लिख दिया है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो उसका नेचुरल होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय 3 टाइप से होता है इसमें, बाय रूट, बाय स्टेम और थर्ड आता है बाय लीव्स, रूट, स्टेम और लीव्स, जो कि प्लांट के 3 पार्ट होते हैं और प्लांट्स अपने तीनों पार्ट्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन कर सकता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यह कितने टाइप का होता है? आर्टिफिशियल जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, और प्राकृतिक जो प्रकृति में अपने आप होता है। तो आर्टिफिशियल ये होता है बाय कटिंग, कलम लगाना, फर्स्ट बाय कटिंग, सेकंड बाय लेयरिंग, कटिंग का मतलब होता है कलम लगाना, सेकंड बाय लेयरिंग, इसके लिए बोलते हैं दाब लगाना, थर्ड होता है बाय ग्राफ्टिंग, थर्ड होता है बाय ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग का मतलब होता है रोपण, बाय ग्राफ्टिंग। और फोर्थ होता है बाय गूठी, फोर्थ होता है बाय गूठी। यहां तक आपको क्लियर हो गया? थर्ड, फोर्थ होता है इसमें बाय गूठी। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इनकी एक सिंपल सी स्टडी कर लेते हैं जो कि वास्तव में सरल होती है। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक पौधे के द्वारा किसी दूसरे पौधे की उत्पत्ति होती है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब इसमें इसके जो 2 टाइप हैं, प्राकृतिक से मतलब होता है जब प्रकृति के द्वारा हो, अर्थात फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वह कायिक प्रवर्धन जिसमें प्रकृति के द्वारा एक पौधे से दूसरा पौधा उत्पन्न होता है। नेचुरल या प्राकृतिक प्रवर्धन कहलाता है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के द्वारा इसका अर्थ है पौधे के किसी भाग के द्वारा, पौधे के किसी भाग के द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है, नया पौधा उत्पन्न होता है। प्रकृति के द्वारा ही पौधे के किसी भाग के द्वारा नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, तब इसे हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन में जो नया पौधा होता है वह बीज से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि पौधे के ही किसी भाग से उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें आता है बाय रूट्स, बाय रूट्स आया है इसमें। तो
रूट से नए पौधे की उत्पत्ति के लिए सबसे पहली जो कंडीशन आती है वह कंडीशन आती है कि इस रूट्स में भोजन होना चाहिए या फूड स्टोर होना चाहिए, इनके पास संचित या स्टोर्ड भोजन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आती है कि इन रूट्स के पास अपस्थानिक कलिकाएं एडवेंटेनियस बड्स होनी चाहिए या अपस्थानिक कलिकाएं होनी चाहिए। अपस्थानिक कलिकाएं ये भी इनके पास होनी चाहिए, एडवेंटेनियस बड्स भी इनके पास होनी चाहिए। इस कंडीशन में ये रूट्स नए पौधे की उत्पत्ति कर देती हैं। कुछ जड़ें होती हैं जैसे सतावर, सतावर हुआ आपका शकरकंद, जो ये पौधे हैं इनकी जड़ों से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वैकायिक प्रवर्धन जिसमें जड़ों के द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इन जड़ों में संचित भोजन होना चाहिए और अपस्थानिक कलिकाएं एडवेंटेनियस बड्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल सतावर और शकरकंद होता है। नंबर सेकंड, बाई स्टेम्स या तनों के द्वारा, या तनों के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि तनों के द्वारा, या इसको रफ कर देते हैं, बाई स्टेम्स या तनों के द्वारा। इसमें जो तने होते हैं इनके पास भी संचित भोजन होना चाहिए और तनों में इंटरनोड्स भी होनी चाहिए। यहाँ पे संचित भोजन होना चाहिए और अपस्थानिक कलिकाएं, यहाँ पे एक निकल गया था, एक इसमें अपस्थानिक कलिकाएं तनों पर भी होती हैं। तो वह कायिक प्रजनन जिसमें तनों के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसमें तनों के पास संचित भोजन होना चाहिए और तने पर भी अपस्थानिक कलिकाएं होनी चाहिए। जैसे तना इसमें आता है आलू, अदरक, हल्दी, इंटरनोड्स का भी इसमें रोल होता है, उससे जड़ें निकल आती हैं। आलू, अदरक, हल्दी हो गया, दूब घास है, ये सभी प्रकार के तनों में होता है, चाहे भूमिगत तने हो, अर्धवायवीय तने हो या वायवीय तने होते हैं। जैसे आलू, अदरक, प्याज ये भूमिगत, दूब घास और ब्राह्मी अर्धवायवीय, और वायवीय में आ जाता है गन्ना और अमरबेल, गन्ना और अमरबेल, इनमें इसके द्वारा कायिक प्रजनन होता है। थर्ड आती है बाई लीव्स, लीव्स में भी संचित भोजन होना चाहिए। थर्ड, बाई लीव्स या पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है उसमें पत्तियों के पास भी संचित भोजन होना चाहिए। संचित भोजन इन्हें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इनमें संचित भोजन की आवश्यकता होती है। और संचित भोजन के साथ साथ इसमें पत्र कलिकाएं भी होना चाहिए जिससे नए पौधे की उत्पत्ति
होती है। एग्जाम्पल, अजूबा की पत्ती और अजूबा, जैसे इसका एक सिंपल नाम इसका होता है बिगनोनिया। एक और अजूबा, बिगनोनिया और ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक पौधे हैं जिनकी पत्तियों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है या इनमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इसकी जो पत्ती होती है वह इस तरह से किनारों पे कटी रहती है और इसी कटे स्थान से प्लांट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इस स्थान पर विद्युत ऊतक ज्यादा होता है और ये जो नया प्लांट यहाँ पे जो बनता है ये बाद में इससे गिर जाता है, इससे निकल जाता है और नया प्लांट बन जाता है। यहाँ पर विद्युत ऊतक ज्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन नए प्लांट का हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड मेथड आती है वह आती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो स्टूडेंट्स, जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है ये हमारे लिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्व का होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम इच्छानुसार पौधे बना सकते हैं। हमें जिस पौधे की आवश्यकता होती है और जैसे गुणों वाले पौधे हमें चाहिए होते हैं हम वैसे गुणों वाले पौधे बना सकते हैं। तो उसमें आपकी डेफिनेशन क्या आएगी, जो आपने नेचुरल लिखा था वहां पर आपको लिखना है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसकी जो परिभाषा आएगी, जहां पर प्रकृति लिखा था वहां पर आप लिख दें कृत्रिम विधियों के द्वारा, कृत्रिम विधियों के द्वारा पौधे के किसी भाग से नया पौधा उत्पन्न करना आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और इसी आधार पर आप प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है सिर्फ आपको प्राकृतिक विधियों के द्वारा या पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का उत्पन्न होना, प्रकृति के द्वारा या स्वतः, वो आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसकी मुख्यतः 4 विधियां होती हैं। पहली होती है कटिंग, दूसरी होती है लेयरिंग, तीसरी होती है ग्राफ्टिंग और चौथी होती है बूटी के द्वारा। तो सबसे पहले जो मेथड आती है वह होती है बाई कटिंग। बाई कटिंग या कलम लगाना। कलम लगाना, इसमें हम क्या करते हैं, पौधे का कोई भी एक विकसित पौधा ले लेते हैं और इस विकसित पौधे की किसी शाखा की लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी टहनी ले लेते हैं। इस टहनी में कोई एक कलिका होनी चाहिए, एक साइड वाली आर्मिंग होनी चाहिए, ब्रांचिंग होनी चाहिए और उसे तिरछा काटकर इस तरह से एक कलिका है हम भूमि में लगा देते हैं। तो कुछ समय पश्चात इसकी
जो इंटरनोड्स होती हैं, पर्व संधियां होती हैं, वहां से जड़ें बनने लगती हैं या कटे हुए स्थान से इसके जड़ें बनने लगती हैं और हमें नया पौधा प्राप्त हो जाता है। ये कहलाती है बाई कटिंग या कलम लगाना। इसमें हमें कोई भी पौधा जो यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन यही आता है कि मुख्यतः किस पौधे का हम यूज करें, तो इसका आंसर होता है सामान्यतः गुलाब, गुड़हल। गुलाब में इसका यूज होता है, गुड़हल में इसका यूज होता है। कटिंग के द्वारा हम गुलाब भी बना सकते हैं, गुड़हल भी बना सकते हैं। गन्ना और अंगूर, ये पौधे हम कटिंग की मेथड के द्वारा बना सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड मेथड आती है, सेकंड मेथड वह होती है लेयरिंग। बाय लेयरिंग या दाब लगाना। इस मेथड में जो सॉफ्ट पौधे होते हैं जिनकी ब्रांच आसानी से झुक जाती हैं, हम उन पौधों का यूज करते हैं या सॉफ्ट ब्रांच का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है और इस प्लांट की कोई भी एक ब्रांच है, ये झुक जाती है, तो इस ब्रांच को हम धरती में यहाँ तक अंदर लगा देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं। ब्रांच के लिए थोड़ा सा नीचे से छील देते हैं और ऊपर से कुछ पिन वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि ये ब्रांच फिर से ऊपर ना आ पाए। तो कुछ समय पश्चात यहाँ से जड़ें निकल आती हैं, रूट का विकास हो जाता है और बाद में इस पौधे को हम यहाँ से कट कर देते हैं, तो हमें एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है। ये कहलाती है बाय लेयरिंग के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या दाब की विधि के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन आता है कि लेयरिंग किसमें होती है, तो जो लेयरिंग होती है, लेयरिंग यह नींबू में होगी, चमेली में होगी, अंगूर में हो जाती है। कनेर में हो जाती है और इसके अलावा बेल में भी ये लेयरिंग हो जाती है। नींबू, चमेली, अंगूर, कनेर और बेल, इसमें भी ये लेयरिंग हो जाती है। थर्ड जो मेथड आती है वह आती है ग्राफ्टिंग या रोपण। थर्ड मेथड है, तो इसको अब रफ कर लेते हैं। ग्राफ्टिंग या रोपण। ग्राफ्टिंग या रोपण। रोपण शब्द का अर्थ क्या होता है? रोपण का अर्थ ही है एक चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज को लगा देना या किसी पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को लगा देना ग्राफ्टिंग या रोपण कहलाता है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें हम एक पौधे के ऊपर कोई दूसरा पौधा लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग या रोपण कहलाती है। इसमें हम जो सामान्यतः यूज करते हैं, हम जानते हैं, आप यहाँ पे देखें कि जो प्लांट है इसमें दो सिस्टम होते हैं। पहला तो होता है इसका जड़ तंत्र, रूट सिस्टम, और दूसरा होता है प्रारोह तंत्र या शूट सिस्टम। तब हम एक पौधे का जड़ तंत्र ले लेते हैं सामान्यतः और दूसरे पौधे का प्रारोह तंत्र ले लेते हैं।
और किसी घटिया पौधे के जड़ तंत्र के ऊपर हम एक अच्छी किस्म के पौधे का प्रारोही तंत्र लगा देते हैं। तो इसमें जो घटिया पौधा होता है जिसकी हमें कोई यूज नहीं रहता है, कम यूजफुल होता है, उसके स्थान पर यदि हम कोई फलदार वृक्ष लगा देते हैं उसके ऊपरी हिस्से में, तब हमें एक नया फलदार पौधा प्राप्त हो जाता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ग्राफ्टिंग किसे कहेंगे? किसी अनुपयोगी पौधे, इसमें हम क्या करते हैं ये बता रहा हूं, किसी अनुपयोगी पौधे के जड़ तंत्र, किसी अनुपयोगी पौधे के जड़ तंत्र पर उपयोगी पौधे का प्रारोह तंत्र लगाना रोपण या ग्राफ्टिंग कहलाता है। रोपण या ग्राफ्टिंग कहलाता है। इसमें जो जड़ तंत्र होता है, पौधे का जो जड़ तंत्र होता है, उसके लिए हम बोलते हैं स्टॉक, और जो उपयोगी पौधा होता है जिसका प्रारोह तंत्र होता है, उसके लिए बोलते हैं हम स्यान। तो हम स्टॉक के ऊपर स्यान लगा देते हैं जिससे हमें नया प्लांट बन जाता है। अब जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग कई विधियों से होती है। कसारोपण या विप, कसारोपण, दूसरा होता है स्फान रोपण, तीसरा होता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, इसके नाम लिख लें। कसारोपण ये कहलाती है विफ ग्राफ्टिंग, स्पान वेज ग्राफ्टिंग जीई, क्लेफ्ट ये फंट ग्राफ्टिंग कहलाती है। फंट ग्राफ्टिंग, पहले इसको समझ लें। कसारोपण, इसमें जो जड़ तंत्र होता है उसको इस तरह से काट दिया जाता है। ये जड़ हो गया। जड़ तंत्र के लिए हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। इसको तिरछा हम काट देते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर जो उपयोगी पौधा लगाना होता है उसको इस तरह से काट देते हैं। तिरछे में इसको काट दिया जाएगा और इसको इसके ऊपर रख दिया जाएगा, और इसको रखने के पश्चात इसके ऊपर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा में यहाँ पर वैक्स या मोम लगा देते हैं, उसको चारों ओर से चिपका देते हैं जिससे कि इसके अंदर एयर प्रवेश ना कर पाए। इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होती है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, उसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए, जिससे जो साइफन कंडीशन होती है अंदर की, जो ट्रांसफर ऑफ वाटर और फूड होता है, वो प्रभावित ना हो पाए। एक कहलाता है विफ ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग। इसमें हम जो स्टॉक होता है उसको इस तरह से काट देते हैं बी शेप में, इस तरह से,
और इसके ऊपर जो नया पौधा लगाते हैं उसमें भी इस तरह से एक खांच बना लेते हैं, एक उसका सिरा इस तरह से कर देते हैं और इसको इस प्रकार से रख देते हैं और इसके ऊपर भी हम वैक्स लगा देते हैं। ऐसा स्टॉक एशियान है, SCION और STOCK, इसी तरह से ये चलता रहता है। और क्लाफ्ट ग्राफ्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं, एक ही पौधे की कई ब्रांच पर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। एक इस ब्रांच पे कर दी ग्राफ्टिंग, दूसरी इस ब्रांच पे कर दी और ये पौधे का जो स्टॉक है ये इसी तरह से रहेगा। ये कहलाती है क्लाफ्ट ग्राफ्टिंग या फंट ग्राफ्टिंग। तो इसमें एक ही पौधे पर हम अलग अलग प्लांट भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और फोर्थ होता है इसमें बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग या कलिका ग्राफ्टिंग, इसको यहां पे समझ लेते हैं। बड ग्राफ्टिंग, इस तरह से किसी प्लांट का स्टेम होता है तो इस स्टेम में हम एक हल्की सी यहां से एक छोटी बड या खांच बना लेते हैं और इस खांच में एक दूसरा पौधा लगा देते हैं और इसमें दूसरा पौधा लगाने के बाद यहाँ पर हम वैक्स लगा देते हैं और तो ये पौधा इसी में फिट हो जाता है और लग जाता है। ये बड ग्राफ्टिंग कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये ग्राफ्टिंग हम किस प्लांट्स में करें। इसके लिए सिर्फ जो कंडीशन होती है वह उपयोगी और अनुपयोगी पौधे की होती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं। तो कायिक प्रवर्धन का सबसे बड़ा जो लाभ होता है और जो कि इम्पोर्टेंट है, अब हम उसकी स्टडी करेंगे। कायिक प्रवर्धन के लाभ, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कायिक प्रवर्धन के लाभ, इसमें जो लाभ है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम बिना बीज के पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं या कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे उत्पन्न करने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती है। पहला लाभ, कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे उत्पन्न करने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर दूसरा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम ऐसे पौधे भी उत्पन्न कर सकते हैं जो या जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो गई हो। जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जैसे केला। थर्ड, कायिक प्रवर्धन में जो नया पौधा बनता है ये पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अर्थात कि यदि किसी पौधे में अच्छे गुण हैं, कोई अच्छा फलदार पौधा है और इस पौधे का कायिक प्रवर्धन से हम नया पौधा बनाते हैं, तब हमें जो नया पौधा मिलेगा वह भी फलदार ही होता है। अर्थात अच्छे गुणों वाले पौधे उत्पन्न करने में, अच्छे गुणों वाले पौधे उत्पन्न करने में ये कायिक प्रवर्धन के मुख्य लाभ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस वीडियो में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 मेथड्स की डिटेल स्टडी
कर ली है और इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं। किस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए भी लाइक करते जाएं। थैंक यू।